आशीष अपनी दो पत्नी विधि और चारू अपने बेटे मयंक और अपनी माँ सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आशीष एक दिन अपने काम से घर आता है और लेट जाता है। तभी चारू आती है और अपने पति को इतना सुस्त देखकर कहती है, अरे आपको क्या हुआ? आप घर कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। और आप ऐसे लेटे क्यों हैं? ऐसे ही लेटा हूँ। तुम दोनों काम कर रही थी, इसलिए मैंने भी तुम्हें पहचान करना ठीक नहीं समझा। और वैसे मेरा बेटा कहाँ है? तभी आशीष की दूसरी पत्नी अपने बच्चे के साथ आती है और चारू को ताना देते हुए कहती है, जब देखो मेरे पति से चिपकी रहती है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, ना कि मुझे। वो तो मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, इसीलिए आशीष जी को तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना तो आशीष जी मुझे छोड़कर किसी लड़की की तरफ नजर तक नहीं उठाते। हाँ, लेकिन तुमने इतना बड़ा कारण दे दिया कि वो सीधा दूसरी औरत को ही उठाकर ले आए घर में। खैर, अब क्या हो सकता है, तुम्हारी पूरी किस्मत जो है। आशीष जी, ये रहा हमारा लाडला बेटा मयंक। आप इसे ही याद कर रहे थे ना? अरे तुम दोनों ही मेरी पत्नियां हो और तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा करती रहती हो जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि युद्ध का मैदान हो। अच्छा, तुम दोनों जाओ यहाँ से और खाना बनाओ। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। और वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम दोनों की चिक चिक सुनूं। सुन लिया ना? अब चलो, परेशान दूसरों को करने की बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। अपनी आदत सुधार लो। शायद इसीलिए तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है और तुम बांझ रह गई हो। खबरदार, जो मुझे बांझ बोला तो ये तो मेरी थोड़ी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी सौतन मेरे पीछे पड़ गई। तुम क्यों नहीं चली जाती इस घर से? हम में से कोई तुम्हारे हाथ पैर नहीं जोड़ रहा है इस घर में रुकने के लिए। अरे जब से आई हो जोक की तरह मेरे पति से चिपक गई हो, जाने का नाम ही नहीं लेती। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अगर नहीं आई है तो बता दो मुझे, मैं दोबारा बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगर मेरा कितना ही सर दर्द हो रहा हो। आशीष के दोबारा बोलने से चारू और विधि वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आशीष घर जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे सीने में दर्द महसूस होने लगता है और वो अपने आप से घबराता हुआ बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी बार सीने में दर्द हो चुका है और अब दोबारा हो रहा है। अब मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आशीष को अपनी सेहत की चिंता होती है और वो बिना देर करते हुए डॉक्टर के पास जांच के लिए जाता है और डॉक्टर आशीष की पूरी जांच करते हैं और फिर आशीष डॉक्टर से बात करके अपने घर की तरफ चला आता है और उसके बाद में अब उसे चिंता सताने लगती है। वो खुद से ही बुदबुदाता हुआ बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरी दोनों पत्नियां, मेरा बेटा और मेरी माँ का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? मुझे अभी से देखना पड़ेगा कि कौन है जो मेरे बाद सब कुछ अच्छे से संभाल सकता है। इसके बाद में घर आने पर आशीष अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाता है और भावुक होता हुआ उन दोनों से बोलता है, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों को तो पता है कि कुछ दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ दिन के ही मेहमान हूँ मैं, इसलिए अब मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी जायदाद, मेरे बच्चों का, मेरी इज्जत का और तुम दोनों का, तुम दोनों में से ही कोई सबसे ज्यादा ख्याल रख सकता है। जो भी मेरी इस परीक्षा में सफल होगा, मैं उसको अपना सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आपके बिना हम सब कैसे रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वैसे आप तो जानते हैं ना कि मैं हर चीज संभालने में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे इस परीक्षा की शायद जरूरत ही नहीं है। आपको जो भी परीक्षा लेनी है आप मेरी सौतन की ले लीजिए। ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परीक्षा की। अरे मुझे भी आशीष की तबीयत के बारे में जानकर बहुत बड़ा सदमा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बिना कुछ किए ही सारी जायदाद किसी और को जाने दूं। आशीष, मैं आपके बिना पता नहीं कैसे रहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर वादा करती हूँ कि मैं आपके पीछे से सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी और इस घर को आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपकी इस परीक्षा में मैं ही सफल होंगी। आशीष की ये परीक्षा सुनकर अब दोनों पत्नियां खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में जुट गई थी। एक सुबह
जब दोनों पत्नियों की सास ने दवाई नहीं ली थी, तो विधि तुरंत ही अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे रे 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 दैया दैया, माँ जी ये क्या, आपने अब तक अपनी दवाई क्यों नहीं ली? आपको पता है ना, अगर आप दवाई लेने में जरा सी भी देरी करोगी तो आपकी ही तबीयत पर असर पड़ेगा। माँ जी आप भी ना कभी किसी की सुनते क्यों नहीं हो? अरे चारू बहू को कहा था मैंने दवाई लाने को, लेकिन वो महारानी अभी तक दवाई लेकर ही नहीं आई। अब बिना दवाई के मैं दवाई लूं कैसे? माँ जी आप भी ना किस बहू पर भरोसा कर रही हो? अरे चारू भरोसे के लायक ही कहाँ है? आपने उसे कहा दवाई लाने को और वो तो पक्का सो गई होगी। एक नंबर की आलसी कुंभकर्ण है। उससे काम कहना मतलब काम को सालों के लिए टाल देना। विधि इतना बोलती है कि तभी चारू वहाँ विधि और आशीष के बच्चे मयंक को अपनी गोद में उठा कर आती है और विधि को भी ताना कसते हुए कहती है, सच में विधि तुम तो बहुत ही बेशरम हो। अरे अब अपने बच्चे का ख्याल भी तुम खुद से नहीं रख सकती हो। बेचारा बच्चा आज गिरते गिरते बचा है, ना जाने उसे कितनी चोट आ जाती और तुम मुझे ही सुना रही हो। थोड़ा तो मयंक का ध्यान रखो। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हारे कमरे में सही समय पर आ गई, वरना हमारा नन्हा सा मयंक तो बेड से गिर जाता। तुम किसी जिम्मेदारी के लायक ही नहीं हो। चलो माँ जी दवाई ले लीजिए। वो मैं आपको दवाई देने के लिए आ रही थी, तभी मैंने देखा कि मयंक बेड से गिरने वाला है और फिर वो रोने लगा तो मैं इसे चुप कराने लगी, इसी वजह से देरी हो गई। दोनों पत्नियां अब हर मुमकिन कोशिश करने में लगी थी कि आशीष उन्हें ही अपना सब कुछ दे, इसीलिए वो दोनों अब आशीष के आगे भी कम ही लड़ाई झगड़ा करती हैं। ऐसे ही एक दिन विधि गलती से दाल चारू के ऊपर गिरा देती है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया विधि? तुम ठीक तो हो ना? कैसे चल रही हो? तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है किसी काम में। अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। चारू विधि ने तुम्हारे ऊपर पूरी दाल गिराई है, तुम उस पर गुस्सा भी नहीं कर रही हो और उससे यही पूछ रही हो कि वो ठीक है या नहीं। और नहीं तो क्या, विधि मेरी छोटी बहन की तरह ही तो है और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है। ये बात अलग है कि विधि से थोड़ी ज्यादा ही गलतियाँ होती हैं। अब आगे जाकर मुझे ही तो इस घर का प्रधान बनना है और सबका ध्यान रखना है। मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज तो नहीं हो सकती ना। दीदी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बस इसीलिए ही परेशान थी कि आपको कितना बुरा लगता होगा कि आप माँ ही नहीं बन सकती। लेकिन दीदी आप कभी भी खुद को किसी बात के लिए कोसना मत। मयंक आपका ही बेटा है। मैं तो मयंक को यही समझाती हूँ कि आप उसकी यशोदा मैया हो। सच में तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितनी काबिल बनती जा रही हो। मुझे तो अब और मुश्किल होगी परीक्षा का परिणाम देने में, क्योंकि तुम दोनों ही अब काफी अच्छी तरह से सब जिम्मेदारियों को संभाल रही हो। आशीष भी अपनी पत्नियों को इतना सब्र रखते हुए देखकर खुश हो रहा था और गुजरते वक्त के साथ अब दोनों पत्नियां ही अपने पति के आगे मिलजुल कर रहने का नाटक किया करती। एक शाम चारू का पैर अचानक चलते हुए मुड़ जाता है। उस समय विधि के अलावा घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। विधि चारू को कमरे में किसी तरह लेकर जाती है और उसे प्यार से दवाई लगाते हुए कहती है, अरे दीदी क्या बचपना करती हो, अपना तो ख्याल रखकर आप राजी ही नहीं हो। थोड़ा खुद को भी ध्यान दीजिए ना, हमारी लड़ाई झड़ाई तो चलती रहेगी। जरा देखिए आपको कितनी चोट लग गई है। अच्छा अब जैसा मैं कहूँगी आपको वैसा ही करना होगा। अब बस कमरे में आराम करिए आप, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। लेकिन घर पूरा फैला हुआ है और इतना सारा काम है आज, तुम अकेले ही घर का इतना सारा काम कैसे करोगी? तुम चिंता मत करो, मुझे इतना कुछ भी नहीं हुआ है और तुमने मलहम पट्टी तो कर दी है। अब मैं ठीक हूँ, घर का काम तो मैं कर ही सकती हूँ। ऐसे कैसे कर सकती हो? हालत देख रही हो अपने पैर की, कितना सूजा हुआ है। अब ना आप मुझसे ज्यादा बहस मत करो, वरना यहाँ पलंग पर भी लड़ाई कर लूंगी आपसे। मुझे गुस्सा आ जाएगा, आप यहीं पर आराम करो। दोनों ही एक दूसरे की मुश्किल की घड़ी में मदद करती हैं और कुछ दिन के बाद अचानक से आशीष को काफी ज्यादा जोर जोर से खांसी आने लगती है और आशीष खांसते हुए कहता है, पानी, कोई पानी लाओ। बेचारा आशीष
खास खास कर जोर जोर से पानी मांगता है और आशीष की आवाज सुनकर अब सब वहाँ पर जमा हो जाते हैं। चारू पानी पिलाते हुए कहती है, लगता है आशीष जी की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही है। वैसे तो भगवान न करे कि इन्हें कुछ हो, लेकिन हमें समय रहते ही आशीष जी से उस परीक्षा का परिणाम पूछ लेना चाहिए कि इनके बाद कौन उच्च है और कौन इस घर का मुखिया बनने के काबिल है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। पहले आशीष जी को थोड़ा पानी पिला दो। पानी पियेंगे तो उन्हें बोलने में आसानी होगी और आराम भी मिलेगा। फिर हम इनसे बात करते हैं। अरे तुम दोनों कैसी पत्नियां हो, यहाँ मेरे बेटे का ये हाल हो गया है और तुम दोनों हो कि तुम्हें अपनी अलग ही परीक्षा के परिणाम की पड़ी है। राम राम राम। अरे थोड़ी बहुत भी तुम दोनों के अंदर शर्म लिहाज बची है या नहीं? बेचारा मेरा बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे। माँ जी, आप नहीं समझेंगी। हाँ माँ जी, आप कुछ नहीं समझेंगी। दोनों पत्नियां एक दूसरे की मदद से आशीष को बेड पर बैठा देती हैं और पानी पिलाती हैं। कुछ देर के बाद आशीष जब थोड़ा शांत हो जाता है तो उसकी खांसी रुक जाती है और विधि कहती है, आशीष जी, यही मौका है। अब आप हमें बता दीजिए कि सब कुछ संभालने के योग्य कौन है और कौन नहीं है। क्या? लेकिन आपने तो बोला था ना कि आप परीक्षा ले रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है। हमने बहुत कोशिश भी की है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, परीक्षा को अच्छे से पूरा कर सके। फिर अब आप ये क्या कह रहे हैं? आशीष जी, देख लीजिए, आपको कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा आज। समय रहते आप सही फैसला ले लीजिए, सबके लिए यही अच्छा होगा। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे तुम दोनों फिर से मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तुम दोनों से मेरे बेटे का ब्याह हुआ था। अरे आशीष, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? इन दोनों का मुंह बंद कर अभी के अभी। तुम दोनों में से कोई भी नहीं। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है और न ही मैं मरने वाला हूँ। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। मैंने बस ये नाटक किया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से कौन मुझे ज्यादा समझता है और सच में कौन मेरे लिए सच्ची कोशिश करेगा। तुम दोनों ने ही बहुत कोशिश की, मुझे बहुत खुशी हुई। आशीष की सच बताने के बाद उसकी दोनों पत्नियां, जो सच में खुद में बदलाव लाती हैं, वो दोनों फिर से वापस पहले की तरह हो जाती हैं और जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। लेकिन आशीष की इस बीमारी के बहाने ही सही, कुछ दिन के लिए आशीष की जिंदगी में सुकून और शांति मिलती है। सुना है कि आशीष आज भी ऐसे ही लड़ते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहता है। क्या आप भी किसी को जानते हैं जिसकी दो पत्नियां हैं और वो दोनों भी जंगली बिल्ली की तरह लड़ती है? अगर है तो हमें कमेंट करके बताना न भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।